नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स टू अजय कुमार झा। अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टेशनरी साइकिल जब लोग चलाते हैं ना, वो साइकिल चल भी रही है और वो कोई डिस्टेंस तय भी नहीं कर पा रही है। तो उसी स्टेज पर अभी देश की राजनीति, खास करके अपोजिशन खेमे की राजनीति आकर के अटक गई है। जब तक जो वो 14 तारीख नहीं आ जाता है, हो सकता है 14 जनवरी के बाद चीज़ों में अचानक से तेज़ी आए और कोई उसमें कुछ नए संकेत मिलने शुरू हो जाएं। परंतु अभी जब चीज़ें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम थोड़ा सा रुका हुआ सा दिख रहा है, तो वो एक्चुअली रुका हुआ है नहीं, वो चल भी रहा है, लेकिन चल रहा है, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। वो स्टेशनरी साइकिल वाली स्थिति है। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब से ही 29 तारीख को, 29 दिसंबर को अपने पार्टी का अध्यक्ष बने, तब से चीज़ें एक अचानक से एक नया कर्व ले चुका है। हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन दिख बहुत कुछ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब दिख ये रहा है कि नीतीश कुमार जी तो जिस रथ पर सवार हुए हैं, अब उसके चालक भी वही हैं, उसके उसके ब्रेन भी वही हैं, अब सब वही हैं। बीच में जब ललन सिंह जी थे तो वो थोड़ा सा स्टीयरिंग तो उनके हाथ में था नहीं, भले ही उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके डायरेक्शन से वो भी काम करते या नहीं भी करते, ये उनका अपना फ्रीडम भी था। अध्यक्ष का वो तो होता ही हर पार्टी में। अब वहाँ पर भी वही आशीन है। और ऐसे में अब पता नहीं, ऐसा लोगों को लग रहा है कि वो ऐसे रथ पर सवार हो गए हैं कि वो किधर जाएगा, सभी उसी की प्रतीक्षा में है। इंडिया खेमे वाले लोग भी और एनडीए खेमे वाले लोग भी। वैसे एनडीए खेमे वाले में खास करके जो वहाँ के स्टीयरिंग पार्टी है भाजपा, वो तो कहती है कि हमने उनका रास्ता, अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। परंतु यह तो कहने कहानी की बात है। पॉलिटिक्स में यह सब चीज़ें कही जाती हैं और चलिए इसे बताया जाता है। अंदर खाने तो बातें चलती रहती हैं, चीज़ें घटती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। तो सामान्य तरीके से आम लोग यही समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का भाजपा के साथ कोई ना कोई कुछ घट रहा है, कुछ बातें घट रही हैं। अब वो घट करके क्या दिशा लेंगी, इसका इंतज़ार है। लेकिन हुआ ये कि अब घबराहट और चिंतन इंडिया अलायंस में भी शुरू हो गया। अब इंडिया अलायंस में जब यह शुरू हुआ, लोगों को यह लगा कि नीतीश कुमार जी पता नहीं फिर से पाला बदलेंगे क्या, और तब तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये बात अलग है कि वहाँ अलग खुद पहले से ही परेशानी मची हुई है। हर एक जो लीडिंग पार्टियां हैं, जो चीफ जो किरदार हैं, जो इंडी अलायंस के, वे सभी अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी सीटों को लेकर के काफ़ी अलर्ट हैं। और वहाँ वो पहले तो तय कर लेना चाहते हैं कि भैया यहाँ मेरा वर्चस्व रहेगा, हमारी पार्टी का वर्चस्व रहेगा, बाकी जगहों पर देख लो। इसमें वो खुद हुई उलझे हुए हैं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी वाला घटना, जिसमें कि यह माना जा रहा था कि चूंकि वो शायद रुष्ट हो गए हैं और उन्हें कन्वीनर बनाया नहीं गया इंडी खेमे की तरफ से, तो इस वजह से वो संभवतः अब उनकी दिशा बदल रही है, वो वापस एनडीए में जाने जा रहे हैं। इसको लेकर के थोड़ी हड़बड़ी मची होगी, थोड़ी खलबली मची होगी, और आनन फानन में बातें आ गई कि नहीं, अब वहाँ तय हो चुका है। एक थोड़ा सा एक ऑनलाइन मीटिंग हो जाए, उसमें सब बातें की घोषणा भी हो जाएंगी कि भाई वहाँ पर तय हो जाती हैं बातें कि वही कन्वेनर होंगे नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी को का वह जो उनकी जो वो जिस वजह से रुष्ट हुए थे, तो उसका समाधान निकल जाएगा, ऐसा लोग समझ रहे थे और ऐसा दिखा भी। लेकिन सडनली फिर ये भी हुआ कि जो ऑनलाइन मीटिंग होने वाली थी वो स्थगित हो गई। अब इसको लेकर के अलग तरह की चर्चाएं हो सकती हैं, हो रही हैं, हो भी रही होंगी और घट भी रही होंगी। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही मना कर दिया इंडिया अलायंस में कि अभी अभी ऐसा आप कोई निर्णय न लें, मुझे थोड़ा समय दें और मैं देखता हूँ। और ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? हो सकता है वह इसलिए किया हो कि उनकी बातें भाजपा के साथ चल रही हों, और भाजपा अंदर 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 खाने अगर चल रही होंगी तो वहाँ किस तरह से बातें इवेंचुअली निकलती हैं, उसके बाद ही वो तय करेंगे। और थोड़ा वो स्टडी भी कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये एनडीए खेमा
किस हद तक सरकार बनाने की स्थिति में इवेंचुअली आने वाला है 2024 में। चूँकि ये सब चीज़ें तो वो ज़रूर देख रहे होंगे ना, क्योंकि वो तो दोनों तरफ रह कर के सरकार चला चुके हैं और चला भी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज तो वो अगर नहीं करेंगे तो ये संभव ही नहीं है। वो और काफ़ी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन भी हैं, काफ़ी सीजन्ड हैं, काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, एक लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जी को लाने के लिए अब इतनी हड़बड़ी इंडी खेमे को भी क्यों आ गया? और उधर भाजपा कह भले ही जो कुछ भी रहा हो, अगर सचमुच उसका कोई इनके साथ वार्तालाप चल रहा है बिहाइंड द डोर्स, तो यह सब क्यों हो रहा है? तो इससे समझना इसलिए ज़रूरी है कि पहली बात, नीतीश कुमार जी एक तो सीजन पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी सीनियर हैं और वो एब्रप्ट डिसीजन ज़रूर लेते हैं, लेकिन उनका व्यवहार सबों के साथ बहुत ही मधुर होता है। वो जिसके भी साथ हों और जिसके साथ नहीं भी हों, वो उसके साथ दुर्व्यवहार वाली बातें नहीं करते हैं। तो मिला जुला करके वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों में दोनों खेमों में एक्सेप्टेड हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, एनडीए में भी एक्सेप्शंस हैं। उनके उनके विचार से बहुत लोग, कुछ लोग जो हैं बिल्कुल किसी भी सूरत में तैयार मिल कर के साथ चलने में उन्हें आपत्ति होगी, ऐसा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें बाकी लोगों की तुलना में तो नीतीश कुमार जी वेल एक्सेप्टेड हैं दोनों खेमों में, और इसीलिए वो दोनों जगह एडजस्ट भी कर जाते हैं, दोनों जगह सेटल भी कर जाते हैं और दोनों जगह उनकी पूछ भी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वो मुझे लगता है संभव तो अकेले ऐसे नेशनल लीडर हैं रीजनल लेवल पर रहते हुए भी जिनकी पूछ दोनों जगहों पर समान रूप से, दोनों खेमों में समान रूप से है और दोनों जगहों कंफर्टेबली सेटल हो जाते हैं। और अगर उस खेमे में वो साथ नहीं भी होते हैं तो लोग उन्हें फिर भी पसंद करते हैं, ये बात तो है। और कंट्रोवर्सी पार्टी को या खेमे को बदल करके जो भी उठती हो, लेकिन किसी ऐसे डिबेट में वो नहीं फंसते हैं जिससे किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी उनके नाम को लेकर के उठे। और वैसे भी जहाँ तक कई तरह की बातें उठती हैं, कई नेताओं पर, खास करके अपोजिशन खेमा को लेकर के तो काफ़ी चर्चा चलती रहती है कि वहाँ उन पर वो चार्जेज आए, उन पर वो चार्जेज आए। उन सब से वो बिल्कुल ऊपर हैं, बिल्कुल उठे हुए हैं, उन पर वो सब भी चार्जेस नहीं हैं। तो ये एक उनका एडवांटेज है। उनके कई एडवांटेज हैं जो दोनों खेमों को पसंद है। पहला, वो वेल एक्सेप्टेड हैं, वो काफ़ी कंजीनियल हैं, कंट्रोवर्सी उस तरह का पैदा नहीं करते हैं जो किसी इशू को लेकर के, या फिर लंबे समय से राजनीति में रहते हुए भी किसी तरह के करप्शन के चार्ज से बिल्कुल अक्षुण्ण हैं। वहाँ वो आप उन्हें आप उस पर कोई सवाल उठा भी नहीं सकते हैं। इसके अलावे भी वो उससे कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये कि वो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और बिहार के चीफ मिनिस्टर का मतलब कि वो 40 लोकसभा सीटों को कंट्रोल करते हैं। जो 40 लोकसभा सीटों पर जो पकड़ है, उनकी सीधी पकड़ है अपने राज्य में, वो उसे वहाँ वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पॉलिटिकल कैंपेनिंग का मसला हो या वहाँ पहुँच करके अपनी बातों को रखने का मसला हो, तो वो ज़्यादा आसानी से उनके लिए कंफर्टेबली वो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं तो उनकी हैसियत बड़ी है और बिहार में वो उनके डिसीजन के मायने हैं, ये है। इसके अलावा वो अगर धर्म की बात करें तो धर्म की बात करें तो वो हिंदुओं में भी एक्सेप्टेड हैं, वो मुस्लिम खेमे में भी एक्सेप्टेड हैं, बहुत वेल एक्सेप्टेड हैं, दोनों खेमों में वेल एक्सेप्टेड हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। रेयर ऐसा अभी तो नेशनल पॉलिटिक्स में कोई दिख नहीं रहा है जो दोनों तरफ इस तरह से एक्सेप्टेड हों, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं। और अब उसका इजहार बस आप देख लीजिए, वो इसी तरह से हो जाता है कि अभी उन्होंने कहा कि राम मंदिर में अगर उन्हें बुलावा आएगा तो वो जाएंगे। अब बतलाइए। और जबकि वो मुस्लिम जगत में भी काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, काफ़ी एक्सेप्टेड हैं।
और इधर वो वहाँ भी जाने को तैयार है। तो यह भी है, किसी तरह के इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात और, वो ये कि अभी उन्होंने जो जातीय जनगणना वाला मसला उठा दिया है। और वो जातीय जनगणना वाला मसला वो ऐसा उठाया है कि उसे पूरा का पूरा अपोजिशन खेमा ही उसको अपना एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना करके बैठ गया। अब ये बतलाइए कि उन्होंने एक ऐसे इशू ला करके रख दिए हैं, अपोजिशन खेमे को दे दिया है जिस पर सबों की सहमति बन गई है। तो अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं होते हैं आने वाले दिनों में, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा इंडिया अलायंस पर, कि भाई आप तो उनको साथ भी नहीं रख सके जिन्होंने आपको यह महत्वपूर्ण इशू दिया, और जिसको आपने एक मेन प्लैंक अपना बना लिया है इन दिनों। तो यह सब भी है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और उधर भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर नीतीश कुमार जी इनके साथ आ जाते हैं तो जो पिछड़ी जातियों की राजनीति को लेकर के जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर वो बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा, चूँकि वो उस खेमे से के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में भी देखे जाते हैं। और यह वजह भी है कि भाजपा उन्हें हर हालत में अपने साथ लाना चाहती है, चाहे कितने भी उनसे गुरेज हों, चाहे कितने भी उनसे उनकी अपनी कुछ इश्यूज़ हों कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया, तो वो संभवतः उसे भी छोड़ने को तैयार है। वैसे बोलते वैसा नहीं है, बोलते तो यही है कि रास्ता बंद है, लेकिन सच्चाई तो ये भी है। अब और ये सब जो ये नीतीश कुमार जी की का यूएसपी है। अब वैसे में अभी जो एक इनडिसीजन वाला मसला और डिसीजन लेने वाला सिचुएशन, दोनों बड़ा ही कन्फ्लिक्टिंग जो आकर के खड़ा हो गया है, वो एनडी खेमे को भी परेशान कर रहा है और उधर एनडीए को भी परेशान कर रहा है। और नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर इसको बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, वो उनके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी इंडी खेमा उन्हें किसी हालत में जाने नहीं देगा। लेकिन समस्या इंडी खेमा का ये है कि वहाँ उनमें आपस में ही सुरफुटौल है। अब आपस में ही उनकी तैयारी नहीं, जो चीफ किरदार हैं, मुख्य जो चीफ किरदार मतलब कैरेक्टर्स जो इंडिया अलायंस के तरफ से, उसमें वो सभी अपने अपने जगहों के बिल्कुल खेवनहार हैं। जैसे ममता जी बंगाल की खेवनहार हैं, और अगर आप शरद पवार जी को कहिए तो ठीक है, वो खेवनहार जो भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी तो ज़बरदस्त पकड़ तो है ही है। अब अलग बात है कि उनका भी दल वहाँ भी टूटा है, लेकिन वो स्थिति है। ये बात भी जो अगर मध्य प्रदेश यहाँ यूपी की बात करते हैं, तो भले ही अखिलेश जी वहाँ सत्ता में नहीं हों, लेकिन वही तो एक सबसे बड़े चैलेंज है एनडीए के लिए और भाजपा के लिए यूपी में। इस बात को तो इनकार नहीं कर सकते हैं। अब और उधर केजरीवाल जी हैं जो पंजाब और दिल्ली में वो तय करेंगे कि क्या होता है। वैसे अलग बातें हैं कि ईडी वाला मसला चल रहा है, उसको लेकर के आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, क्या फिर परिस्थितियां पलटेंगी, वो अलग बात है। लेकिन आज की स्थिति जो है, और उधर फिर झारखंड का भी देख लीजिए, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईडी वाला मसला वहाँ भी है, और हो सकता है कि हेमंत जी वहाँ मुख्यमंत्री न भी रहें, वैसे रहें भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये है कि सारे जो चीफ कैरेक्टर्स हैं, मैं कहना ये चाह रहा था कि जो सारे जो चीफ जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो इंडिया अलायंस को एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वो सभी अपने अपने राज्यों में उलझे हुए भी हैं और अपने अपने राज्यों में दूसरों को आने देना नहीं भी चाहते हैं। और वहाँ पर नीतीश कुमार जी उन्हें किसी भी सूरत में उनके लिए कोई खतरा पोज करते हुए नज़र नहीं आते हैं। इसलिए उनका आ जाने से उनके लिए बेहतर होगा, ये ऐसा वो समझ रहे हैं, और संभवतः होगा भी, क्योंकि कम से कम वो लोगों सभी से बात कर सकते हैं किसी भी इशू पर। अगर इंडिया अलायंस के लोगों में आपस में कोई अनबन हुई तो उसे वो कोऑर्डिनेट काफ़ी सुगमता से कर सकते हैं। तो ये उनकी अपनी लाचारी है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो उनके अपने कंट्राडिक्शंस हैं, वो कांग्रेस को लेकर के जो ज़्यादा है कि भाई हर जगह कांग्रेस से ही इनकी टकराहट है। जो रीजनल छत्रप्स हैं जहाँ जहाँ भी, तो उनकी टकराहट भी कांग्रेस से ही है। और जो अभी इसमें आए नहीं हैं, जो इंडिया अलायंस के
ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं या ऐसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं, नेता हैं, अपोजिशन खेमे में जा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर अभी तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री। अब ये सब क्या करेंगे, डीएमके वाले तो खैर हैं ही हैं, साथी हैं, तो इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए अभी नीतीश कुमार जी एक बार फिर से चर्चा में हैं, और 2000 और ये 2000 इसी साल 2024 में जो जनवरी मास जो आने वाला है 14 जनवरी, तब तक का तो निश्चित तौर पर इंतजार करना होगा। और ये नीतीश कुमार जी को लेके कयास चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, और इसका फ़ायदा किसे मिलता है इवेंचुअली, ये हम देखेंगे आने वाले समय में। अब मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है। आप प्लीज़, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लें, मेरे बेल बटन को पुश भी कर दें, दबा भी दें। अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी हम लोग जुड़ें, और हम लोग देश की राजनीति पर अपनी अपनी बातों को एक साथ शेयर करें। भले ही हम एक दूसरे से सहमत हों ना हों, लेकिन जब भी हम अपनी बातों को रखें तो उस पर विचार ज़रूर करें कि वो कहाँ तक हो सकता है, नहीं हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद।